1960s के दशक का अंत, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। एक ऐसा समय जब अमेरिका समर ऑफ लव के खुमार से बाहर निकल रहा था और एक अंधेरे दौर में दाखिल हो रहा था। और इस अंधेरे का चेहरा था एक नकाब पोश कातिल। हाँ, जिसने खुद को नाम दिया ज़ोडिएक। ये सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि खौफ की, मीडिया के साथ खेले गए एक दिमागी खेल की और एक ऐसी पहेली की कहानी है जो आधी सदी के बाद भी अनसुलझी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ज़ोडिएक ने अपने अपराधों को कैसे अंजाम दिया, पुलिस की जांच कहां-कहां भटकी और वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से अमेरिका का शायद सबसे कुख्यात सीरियल किलर हमेशा के लिए कानून की पकड़ से बाहर हो गया। आपने बिल्कुल सही माहौल बताया। ये केस सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि उस दौर में पुलिस की क्या सीमाएं थीं, फोरेंसिक साइंस कितना नया था और कैसे एक अपराधी डर फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब उसे अमेरिका के शुरुआती आतंकियों में से एक कहा जा सकता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसका असली हथियार बंदूक या चाकू से ज्यादा स्याही और कागज था। उसने हत्याओं से ज्यादा अपने खतों और पहेलियों के जरिए पूरे समाज में एक डर का माहौल बनाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 1968, एक सुनसान सी लवर्स लेन पर दो टीनेजर्स, डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन, अपनी पहली डेट पर थे। पहली ही डेट पर? हाँ, और तभी एक अनजान गाड़ी आकर रुकती है, एक शख्स निकलता है और उन पर गोलियां चला देता है। उनकी पहली डेट उनकी आखिरी डेट बन गई। और उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये किसी सीरियल किलर का पहला हमला हो सकता है। इसे एक आम दुखद अपराध ही माना गया। बिल्कुल। लेकिन फिर 7 महीने बाद कुछ ही मील की दूरी पर एक और लवर्स लेन में डार्लीन फेरन और माइकल मैजू पर हमला होता है। हाँ, डार्लिन की मौत हो जाती है, लेकिन माइकल बच जाता है। और इसके ठीक 40 मिनट बाद जो होता है वो इस केस को पूरी तरह बदल देता है। हत्यारा खुद पुलिस को फोन करता है। एग्जैक्टली। वो न सिर्फ इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी लेता है, बल्कि पिछले साल हुई फैराडे और जेनसन की हत्या का भी जिक्र करता है। और यहीं पर वो पहली बार खुद को एक पहचान देता है, द ज़ोडिएक। मतलब वो सिर्फ हत्या करके गायब नहीं होना चाहता था, वो क्रेडिट चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया जाने कि ये सब कौन कर रहा है। बिल्कुल। और ये उस दौर के माहौल से भी जुड़ा था, है ना। कैलिफोर्निया में चार्ल्स मैनसन और उसके फॉलोअर्स की भयानक हत्याओं की खबरें भी आ रही थीं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ज़ोडिएक जैसे सुर्खियों में बने रहने के लिए एक होड़ में था। उसका मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि एक सेलिब्रिटी बनना था, भले ही वो बदनामी के रास्ते से हो। और उसका अगला हमला तो और भी ज्यादा नाटकीय और क्रूर था, लेक बेरिएसा में। हाँ, जब उसने ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड पे हमला किया। इस बार वो एक अजीब सा जल्लाद जैसा नकाब पहन कर आया था, जिस पर उसका वो क्रॉस सर्कल वाला निशान बना था। और उसने पहले उन्हें बांधा और फिर बिना किसी चेतावनी के उन पर चाकू से हमला कर दिया। यहाँ उसने अपनी कार्यप्रणाली भी बदली। बंदूक की जगह चाकू। ये ज्यादा नजदीकी और क्रूर हमला था। सिसिलिया की मौत हो गई, लेकिन ब्रायन हार्टनेल चमत्कारिक रूप से बच गए। और उनका बचना इस केस का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हाँ, क्योंकि वो अकेले ऐसे पीड़ित थे जिन्होंने ज़ोडिएक से आमने सामने बात की थी। उन्होंने क्या बताया उस हत्यारे के बारे में? ब्रायन ने बताया कि उसकी आवाज हैरान करने वाली हद तक शांत थी, बिल्कुल एक रस, मोनोटोन। उसमें कोई गुस्सा या उत्तेजना नहीं थी, बस एक अजीब सा खिंचाव था। ये सुराग बहुत अहम था, क्योंकि ये उस हिंसक छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता था जो लोग एक सीरियल किलर की सोचते हैं। मतलब वो एक शांत, नियंत्रित और अपने काम को लेकर बहुत सचेत व्यक्ति लग रहा था। बिल्कुल। तो अब तक वो सुनसान इलाकों में जोड़ों को निशाना बना रहा था, लेकिन फिर उसने अपना खेल बदल दिया। वो सैन फ्रांसिस्को शहर के बीचों बीच आ गया, पुलिस को चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। और ये मामला जासूस डेविड टॉशी के पास आया, जो आगे चलकर इस केस का चेहरा बन गए। और इसके ठीक 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार को एक खत मिलता है। उस खत में पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा था, सबूत के तौर पर, और नीचे दस्तखत थे ज़ोडिएक। लेकिन उस खत में एक ऐसी धमकी थी जिसने पूरे शहर को सचमुच हिला के रख दिया था। बच्चों वाली धमकी? हाँ, उसने लिखा, बच्चे अच्छे टारगेट होते हैं। मुझे लगता है एक दिन में बच्चों से भरी स्कूल बस पर गोली चलाऊंगा। यहाँ पुलिस और मीडिया एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। क्या करें? अगर छापते हैं तो दहशत फैलेगी, और नहीं छापते तो बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर वो सच में ऐसा कुछ कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये ज़ोडिएक की रणनीति थी। ये तो एक अलग ही स्तर का आतंक है। आप सिर्फ लोगों को मार नहीं रहे,
आप पूरे समाज के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल। अखबार ने कुछ दिन रुकने के बाद धमकी छापने का फैसला किया और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्कूल बसों के साथ अपनी गाड़ियां लगानी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। कई माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। मतलब ज़ोडिएक ने बिना एक और गोली चलाए पूरे शहर को बंधक बना लिया था। सही कहा। तो एक तरफ तो ज़ोडिएक मीडिया में ये खेल खेल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ क्राइम सीन पे पुलिस के हाथ असल में क्या लग रहा था? उनके पास क्या ठोस सबूत थे? टैक्सी ड्राइवर की हत्या वाली जगह पर पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पहला, सड़क के उस पार एक घर से 3 बच्चों ने हत्यारे को टैक्सी साफ करते हुए देखा था। अच्छा। उनकी मदद से पुलिस ने एक स्केच तैयार किया। एक गोरा व्यक्ति, छोटे बाल, क्रू कट और मोटा चश्मा पहने हुए। और दूसरा सुराग? दूसरा था टैक्सी के बाहर से मिला खून लगा उंगलियों का एक आंशिक निशान। ये एक बड़ा सबूत था, लेकिन तब तक बेकार था जब तक किसी संदिग्ध से उसका मिलान ना हो जाए। लेकिन इन्हीं सब के बीच ज़ोडिएक ने अपना सबसे मशहूर खेल शुरू किया, कोड वाले खत, यानी सिफर भेजना। हाँ, उसने अखबारों को कोड वाले खत भेजने शुरू कर दिए। पहला सिफर 408 अक्षरों का था और मजे की बात यह है कि उसे किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर और उनकी पत्नी डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने सुलझा लिया। आम लोगों ने। ज़ोडिएक को ये देखकर तो बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल। और उस कोड का संदेश क्या था? वो क्या कहना चाहता था? संदेश दिल दहला देने वाला था। उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। ये शिकार से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मरूंगा तो स्वर्ग में दोबारा जन्म लूंगा और जिन्हें मैंने मारा है वो मेरे गुलाम बन जाएंगे। ये तो किसी पागल की बकवास लगती है, लेकिन ये उसकी सोच को दिखाती है। वो खुद को किसी भगवान की तरह देख रहा था। हाँ, और उस संदेश के आखिरी 18 अक्षर अनसुलझे रह गए। और सबको लगा कि शायद ये हत्यारे के नाम का एनेग्राम हो सकता है, मतलब अक्षरों को उलट-पुलट कर बनाया गया कोई नाम। सही। इस पर सालों तक लोग सिर खपाते रहे और फिर उसने एक दूसरा 340 अक्षरों का सिफर भेजा जो कहीं ज्यादा मुश्किल था। FBI और NSA के बेहतरीन कोड तोड़ने वाले भी इसे नहीं सुलझा पाए। 51 सालों तक ये एक रहस्य बना रहा। 51 साल? हाँ, इससे ये धारणा बनी कि हत्यारा शायद सेना में रहा हो और कोड बनाने में माहिर हो। लेकिन हाल ही में 2020 में 3 आम लोगों ने, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बेल्जियन प्रोग्रामर और एक ऑस्ट्रेलियन गणितज्ञ ने मिलकर इसे सुलझा लिया। ये तो कमाल है। तो उसमें क्या लिखा था? क्या उससे कातिल की पहचान पता चली? दुर्भाग्य से नहीं। उसमें बस वही पुरानी बातें थीं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजा कर रहे हैं। मैं गैस चेंबर से नहीं डरता क्योंकि वो मुझे और भी जल्दी स्वर्ग भेज देगा। बस पुलिस को और चिढ़ाया। कोई नाम नहीं, कोई सुराग नहीं। तो सालों की जांच, हजारों लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस के पास कोई ठोस नतीजा नहीं था। लेकिन एक नाम था जो बार बार सामने आ रहा था। आर्थर ली एलन। हाँ। एलन शक के घेरे में तब आया जब उसके एक दोस्त डॉन चेनी ने पुलिस से संपर्क किया। चेनी ने बताया कि ज़ोडिएक की हत्याएं पब्लिक होने से पहले ही एलन ने उससे लोगों का शिकार करने, पुलिस को ज़ोडिएक नाम से चिढ़ाने जैसी बातें की थीं। ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी थी। और शक की वजह बढ़ती गई। पुलिस को पता चला कि एलन के पास से खूनी चाकू मिला था, जिसका उसने बहाना बनाया कि वो मुर्गियां मारने के लिए था। और सबसे अजीब बात, वो ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी पहनता था, जिस पर ठीक वैसे ही क्रॉस सर्कल वाला निशान बना हुआ था जैसा ज़ोडिएक इस्तेमाल करता था। पुलिस को लगा कि आखिरकार उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है। लेकिन यहीं से मामला उलझने लगा। हाँ, यहाँ से ये मामला कन्फर्मेशन बायस का एक क्लासिक केस बन जाता है। मतलब जब आप किसी बात पर यकीन कर लेते हैं तो आप सिर्फ वो जानकारी ढूंढते हैं जो आपकी बात को सही साबित करे और बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। पुलिस को एलन के रूप में एक परफेक्ट संदिग्ध मिल गया था। बिल्कुल, और वो उससे इतने प्रभावित हो गए कि वो हर उस सबूत को नजरअंदाज करने लगे जो उनकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता था। जैसे कि कौन से सबूत, क्या चीजें थी जो एलन के खिलाफ नहीं थी? बहुत कुछ। पहली बात, उसकी लिखावट ज़ोडिएक से मेल नहीं खाती थी। टैक्सी से मिले उंगलियों के निशान भी मैच नहीं हुए और उसका हुलिया, गवाहों ने हत्यारे का कद 5 फुट 8 इंच के आसपास बताया था, जबकि एलन 6 फुट 1 इंच का था और गंजा भी था, जबकि स्केच में हत्यारे के घने बाल थे। ये तो बहुत बड़े अंतर हैं। हाँ, ये छोटी मोटी बातें नहीं थी। लेकिन मामले का निर्णायक मोड़ तो 1990 के दशक में आया, जब डीएनए तकनीक आई। बिल्कुल, ज़ोडिएक के खत पर लगी स्टैम्प से लार का एक सैंपल मिला था।
1992 में आर्थर ली एलन की मौत के बाद उसके टिश्यू सैंपल से डीएनए निकाला गया और उसका मिलान उस लार के सैंपल से किया गया। और नतीजा? नो मैच। ये केस बंद करने जैसा सबूत था। आर्थर ली एलन ज़ोडिएक नहीं हो सकता था। और बाद में उसके दोस्त डॉन चेनी की कहानी पर भी सवाल उठाए। हाँ, पता चला कि वो मीडिया में खबरें आने के बाद अपनी कहानी बदलता रहता था और शायद एलन से किसी निजी वजह से बदला लेना चाहता था। तो एलन के अलावा क्या कोई और भी था जिस पर पुलिस को इतना ही गहरा शक था? और भी संदिग्ध थे, जैसे लॉरेंस केन, जिनके खिलाफ भी काफी परिस्थितिजन्य सबूत थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। दशकों तक पुलिस और शौकिया जासूस एलन के पीछे पड़े रहे और शायद इसी वजह से असली कातिल हमेशा के लिए बच निकला। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात शायद यह है कि पुलिस ज़ोडिएक को पकड़ने के बहुत करीब आ गई थी। बहुत ज्यादा करीब। शायद उन्होंने उसे पकड़ा भी था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो बच निकला। हाँ, ये उस रात की बात है जब टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टीन की हत्या हुई थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा केस एक गलत शब्द की वजह से अनसुलझा रह गया। हुआ क्या था उस रात? हुआ ये कि पुलिस डिस्पैचर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने रेडियो पर सूचना प्रसारित की कि संदिग्ध एक अश्वेत व्यक्ति है, मतलब ब्लैक मैन, जबकि वो एक श्वेत था। ओहो। उसी वक्त 2 पुलिस ऑफिसर, डॉन फॉक और उनके साथी घटनास्थल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में घटनास्थल से कुछ ही ब्लॉक दूर उन्होंने एक भारी भरकम श्वेत व्यक्ति को आराम से सड़क पर चलते हुए देखा। और क्योंकि उनके पास जानकारी थी कि संदिग्ध अश्वेत है, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उसे रोककर पूछा भी कि क्या उसने किसी संदिग्ध को देखा है। उस व्यक्ति ने उन्हें दूसरी दिशा में इशारा कर दिया और पुलिस आगे बढ़ गई। और फिर कुछ ही मिनटों बाद रेडियो पर सही जानकारी प्रसारित हुई कि संदिग्ध श्वेत है। ऑफिसर फोक को तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो वापस गए, लेकिन तब तक वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। वो शायद ज़ोडिएक ही था। हाँ, जो पुलिस के हाथों में आकर फिसल गया। तो नतीजा क्या निकला? ज़ोडिएक किलर ने आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की हत्या की। हालांकि वो खुद 37 हत्याओं का दावा करता था। उसने पूरे बे एरिया में दहशत फैलाई और 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया। ज़ोडिएक की विरासत उसकी हत्याओं से ज्यादा उसके बनाए रहस्य में है। उसने एक ऐसा किरदार बनाया जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है और डराता है। वो सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक मिथ बन गया, एक पॉप कल्चर का प्रतीक। और शायद यही वो चाहता था। उसे गुमनामी में मरना मंजूर नहीं था। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि ज़ोडिएक अगर आज जिंदा होगा तो शायद हंस रहा होगा, क्योंकि जब तक दुनिया आर्थर ली एलन जैसे गलत संदिग्धों पर अपना ध्यान और समय बर्बाद करती रहेगी, तब तक असली कातिल और उसकी पहचान हमेशा सुरक्षित रहेगी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि असली ज़ोडिएक कोई बहुत साधारण गुमनाम व्यक्ति था, जिसका नाम कभी पुलिस की लिस्ट में आया ही नहीं? कोई ऐसा जिसे उसके पड़ोसी एक शांत और सामान्य इंसान समझते थे। और शायद इस केस के आसपास बुने गए मिथकों और जटिल सिद्धांतों की वजह से ही उसकी असली, शायद बहुत ही साधारण पहचान हमेशा के लिए इतिहास में खो गई।